तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीन था, तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीन था, उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। लेकिन ये खुदाई का दावा बहुत दिन तक नहीं चलता। होता क्या है कि जो लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के द्वारा चुनी जाती है, वे सरकारें प्रचंड बहुमत मिलने के बाद ये भूल जाती है कि वे अंतिम समय तक जनता के प्रति जवाबदेह होती है। और ये सरकारें कोई सुल्तानी या बादशाही सरकारें नहीं होती, बल्कि ये जनता की सेवक के तौर पर कार्य करती है। यदि सरकारें ऐसा भूल जाती है तो इसका परिणाम बांग्लादेश की तरह भी हो जाता है। वेलकम बैक, मैं हूं आफ्ताब हैदर और आप देख रहे हैं आफ्ताब स्पीक्स। आफ्ताब स्पीक्स की आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश में घटित हुए उन राजनीतिक घटनाक्रमों की जिसने न केवल बांग्लादेश बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को बदल कर रख दिया है। पिछले लंबे समय से बांग्लादेश में छात्र आंदोलन कर रहे थे। ये छात्र आंदोलन रिजर्वेशन को लेकर था। सरकारें अपने वोट बैंक के लिए विभिन्न प्रकार के रिजर्वेशन का वायदा कर रही थी और रिजर्वेशन को बढ़ाए जा रही थी। रिजर्वेशन का कोटा इस हद तक बढ़ा दिया गया था कि छात्रों को रोजगार की समस्या होने लगी और ये लगने लगा कि बांग्लादेश के सरकारी नौकरशाही में केवल और केवल खास लोगों को ही जगह दी जा रही है या सत्ता के नजदीक देखे जाने वाले लोग नौकरी प्राप्त कर पा रहे हैं। ऐसा होने की वजह से छात्र आंदोलन दिन प्रतिदिन उग्र होता गया और इस आंदोलन से निपटने के लिए वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो कि अब पूर्व प्रधानमंत्री हो चुकी है, उन्होंने इस आंदोलनों से निपटने के लिए बेहद ही सख्त तरीके अपनाए। लेकिन मुझे एक शेर याद आ रहा है कि ये दाढ़ियां ये तिलकधारियां नहीं चलती, ये दाढ़ियां ये तिलकधारियां नहीं चलती, और ये दाढ़ियां ये तिलकधारियां नहीं चलती, हमारे अहद में गद्दारियां नहीं चलती, कबीले वालों के दिलों को जोड़िए मेरे सरदार, सरों को काट कर सरदारियां नहीं चलती। जिस तरह से छात्र आंदोलन कर रहे थे, छात्र आंदोलन और उनके नेताओं से बातचीत करके भी इस मामले का हल निकाला जा सकता था। लेकिन सत्ता और प्रचंड बहुमत के अहंकार में तत्कालीन बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने छात्रों पर पुलिस बल प्रयोग कर दिया, छात्रों पर गोलियां चलवाई और छात्रों पर डंडे बरसवाए। इन झड़पों में कम से कम 300 के करीब लोगों की मृत्यु हुई, जिनमें पुलिस वाले भी थे, आम नागरिक भी थे और बड़ी संख्या में छात्रों की भी मृत्यु हुई। जबकि छात्र नेताओं एवं आंदोलनकारियों का कहना है कि मृतकों की संख्या इससे कहीं अधिक है, जिसे सरकारी आंकड़ों में बताया नहीं गया। जब शेख हसीना की सरकार ने छात्रों पर बल प्रयोग कर दिया तो आंदोलन और उग्र हो गया। छात्र ने पूरे बांग्लादेश में आंदोलन कर दिया। सरकार ने अभी भी कोई बीच का रास्ता, कोई मध्यस्थता करने की बजाय छात्रों पर और अधिक बल प्रयोग कर दिया, जिसके कारण अंततः छात्रों ने पूरे ढाका शहर को घेर लिया। पुलिस और वहां के सैनिक एवं अर्धसैनिक बलों ने शेख हसीना के सामने सरेंडर कर दिया कि वे छात्रों को रोक पाने में असमर्थ हैं एवं उन पर किसी विशेष प्रकार की कठोर कार्रवाई करने में भी असमर्थ है। अतः अंततः सेना का देश की प्रधानमंत्री को में शेख हसीना को 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया गया, जिस अल्टीमेटम के दौरान उनसे बांग्लादेश छोड़ देने के लिए कहा गया। इस 45 मिनट में सोचिए, एक व्यक्ति जो लंबे समय से सत्ता पर शासन कर रहा था, बांग्लादेश की सरकार में था, यानी कि शेख हसीना 15 सालों से वहां की प्रधानमंत्री थी और लोकतांत्रिक नेता और लोकतंत्र को स्थापित करने वाले नेता के तौर पर देखी जाती थी। शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश में बंगबंधु कहे जाते थे और बांग्लादेश की स्वतंत्रता एवं उसकी स्थापना में उनका बड़ा योगदान था। ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश के नागरिकों ने, छात्रों ने अपने इतने लोकप्रिय नेता को देश से निकाल बाहर किया और अंततः शेख हसीना को भारत में शरण लेनी पड़ी। अंततः शेख हसीना को भारत में शरण लेनी पड़ी, उन्हें यहाँ आकर रुकना पड़ा। जो शेख हसीना कल तक प्रधानमंत्री थी, आज उनको ब्रिटेन, अमेरिका एवं पश्चिमी देश यानी यूरोपियन कंट्री शरण देने के लिए भी राजी नहीं है। वे अस्थायी तौर पर भारत में रुकी हुई है और अभी आगे साफ नहीं है कि वे क्या लंबे समय तक भारत में रहेंगी, क्या भारत उनको राजनीतिक शरण देगा या फिर वे यहाँ से कहीं और चली जाएंगी। इस पर अभी कोई आधिकारिक बयान सरकार की तरफ से या एजेंसियों की तरफ से नहीं आया है। अगला मुद्दा ये समझना है कि किस तरह से लोकतंत्र को उखाड़ने का काम करने एवं लोकतांत्रिक शासन में खुद को तानाशाह बनाने की प्रवृत्तियों ने शासकों का हमेशा नुकसान करवाया है। चाहे आप पूर्व में श्रीलंका का उदाहरण देख सकते हैं, जिस प्रकार श्रीलंका में भी महंगाई एवं बेरोजगारी के मुद्दे पर लोगों का जन सैलाब उभर पड़ा और अंततः वे लोग राष्ट्रपति भवन में घुस गए और वहां के राष्ट्रपति को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। ठीक इसी प्रकार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि इन आंदोलनों के बाद और इस इस्तीफे के बाद
बांग्लादेश में विभिन्न जगह पर दंगे भड़क उठे, जिसकी पूरी तरह से निंदा की जानी चाहिए। आंदोलनों के बाद दंगों का स्वरूप आंदोलन के स्वरूप को भी खराब कर देता है। खैर, अब बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है और जाने माने अर्थशास्त्री एवं माइक्रो फाइनेंस के अगुआ या पायोनीर कहे जाने वाले प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस मलिक और बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक भी रहे हैं, उनको छात्रों ने इनवाइट किया और कहा कि वे आकर अंतरिम सरकार की कमान संभाले। अतः प्रोफेसर यूनुस मलिक इसके लिए तैयार हो गए। वे बांग्लादेश पहुंचकर अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के तौर पर शपथ ले चुके हैं और देशवासियों एवं छात्रों से आह्वान किया है कि देश में किसी प्रकार का सामाजिक उपद्रव न करें। हाल ये है कि बांग्लादेश में प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह से ठप पड़ चुका है एवं पुलिस वाले अभी भी नौकरी पर लौटने से कतरा रहे हैं। वे घरों से बाहर वर्दी में नहीं आ रहे, जिससे सड़कों पर यातायात बेहाल है, ऐसा बीबीसी की विभिन्न खबरों में दावा किया जा रहा है। देखते हैं कि बांग्लादेश कब तक वापस प्रशासनिक पटरी पे लौटता है, हो ना हो, परंतु साउथ एशिया में एक बड़ा राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया है। भारत के सामने भी संकट है कि किस प्रकार बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थियों को रोका जाए और बांग्लादेश में जो भारत का बड़े पैमाने पर निवेश है उस निवेश को बचाया जाए और नई सरकार के साथ किस तरह तालमेल बैठाया जाए। वैसे भारत के प्रधानमंत्री ने वहां के प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस को मुख्य सलाहकार के तौर पर कार्यभार संभालने की शुभकामनाएं दी और इच्छा जाहिर की है कि भविष्य में भारत और बांग्लादेश की मित्रता ऐसे ही रहेगी और दोनों देश एक दूसरे को विभिन्न मुद्दों पर सहयोग करते रहेंगे। सीखने की बात यह है कि तानाशाहियां बहुत देर तक नहीं चलती। जिन्हें लगता है कि वे सदैव के लिए हैं, सदैव के लिए कोई नहीं है। मुझे अंग्रेजी का एक कोट याद आता है, द पावर इज नॉट एटर्नल। वही हो रहा है, द पावर इज नॉट एटर्नल। दुनिया भर की सरकारों के लिए ये नसीहतें हैं, लेकिन नसीहतों से आदमी ये सीखता है कि वो इससे कुछ भी नहीं सीखता। आज पहले श्रीलंका था, अब बांग्लादेश है, दुनिया में और भी देश हो सकते हैं। ये प्रक्रियाएं चल रही थी, चलती रहेंगी, लेकिन लोकतांत्रिक सरकारें स्वयं को देश का मालिक या फिर जनता की मालिक समझने की भूल ना करे। वे जनता की सेवक रहे और जनता के प्रति जवाबदेह रहे। इसी में राष्ट्र और सरकार एवं नेताओं प्रत्येक की भलाई है और इसके इतर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। धन्यवाद।